छी, ऐसी बातें नहीं करते बिनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों को क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंद्र बाबू, बिनती बोली और जाकर एक तश्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंद्र के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंद्र गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई है तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। बिनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे, चंद्र ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप ये गए वो गए और आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंद्र बाबू बदल गए, बिंदी ने रोते हुए कहा। चंद्र का मन भर आया। गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसीलिए कि सामने ऐसा कोई था जो दुखी था और सुधा का थाती होने के नाते बिनती को समझना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो, कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजिन आई। बिनती ने चौकी के काम समझा दिए और चंद्र से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंद्र ने चारों ओर देखा। घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसे अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों न हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यह ठीक नहीं, चंद्र बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंद्र का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यहीं थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंद्र बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होंगी और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें कोई न परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहां दिन में 24 घंटे तुम आंख के सामने रहते थे, वहां अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ मैं। कई दफे तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन यह तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करवाती, लेकिन पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुमसे बिनती को वापस ले लूंगी, समझे? यह न करना कि मैं न रहूं तो बजाय बिनती को रुला रुला कर कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसी कि तुम्हारी आदत है। ज्यादा चाय मत पीना और खत का जवाब फौरन देना। तुम्हारी सुधा। चंदन ने चिट्ठी एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे छोटे छोटे, अर्थात उनमें कुछ अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों को जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम ने जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ दे दिया था। चंद्र बेसुध सा तन्मय होकर उस
खत को बार बार पढ़ता गया और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीर कर अंदर बिध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंद्र को खुद मालूम नहीं हुआ जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपका, लेकिन उसने बिनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंद्र इनकार नहीं कर सका। महाराजन ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अबहीन आंगन धोवा जाई, आप जाए के ऊपर खाए ले। चंद्र को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लेने चली गई। चंद्र का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी और अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत नहीं है खाने की बिनती, चंद्र ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद अब कौन सहारा है? खाइए ना। और बिनती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर चंद्र को खिला दिया। चंद्र खाने लगा। चंद्र चुप था। वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा जल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंद्र ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा, बिनती ने बड़े कातर स्वर से कहा। चंद्र एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं, बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है यह वो खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती ने गहरी सांस लेकर बोली, दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो खाया ही नहीं आपने। वह पूरी लेने चली गई और इसी तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं लगते। और जब ऐसा कोई हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम होने लगती है। लेकिन फिर भी चंद्र के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंद्र अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंद्र अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी में कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को आता हो कि इस भले भाले बच्चे को कैसे बहला दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कान की जरूरत होती है, शायद आंसुओं से जल्दी मन बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंद्र सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिनती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला आता था। क्योंकि सुधा के बिना उसका दिन काटना मुश्किल था, एक क्षण काटना मुश्किल था, इसीलिए बिनती उसकी एक जरूरत बन गई थी। जब तक बिनती से सुधा की बात नहीं कर लेता था, तब तक जैसे वह बेचैन रहता था, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे मालूम नहीं हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी। उसकी जिंदगी के लिए ऐसा लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था
और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेर रही थी। चंदर बिनती को इस तरह अपनी सांसों की छां में दुबकाए रहा जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंद्र के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन बिनती चंद्र को हंसा नहीं पाई, चंद्र का पुराना उल्लास नहीं लौटा पाई। सांप का कांटा जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंद्र की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंद्र को झंझोड़ देता था। उन दिनों 2-3 दिन तक चंद्र कुछ नहीं करता था, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी वो देता था। फिर जो ही सुधा का कोई खताता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे लेकिन चंद्र के इस भयंकर उदासी की लहरों को चंद्र से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी क्यों कोशिश न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता।